हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। क्या चलिए, पिछला क्लास तो डिस्टर्ब हो गया था ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। आज हम लोग उसी चीज को फिर से पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आज का यही टॉपिक है हम लोग का। याद कीजिए, हम लोग पढ़ना शुरू किए थे सॉल्यूशन। एक चैप्टर का नाम क्या था? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताए थे कि चार तरह के होते हैं। फर्स्ट था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ और लास्ट जो होगा वो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसका एक पार्ट हम आपको समझाए थे, ये बताए थे कि 2 लेक्चर इसमें दिए थे, 2 लेक्चर बोले थे, और जिसमें एक लेक्चर में हम आपको समझाए थे कि ऑस्मोसिस क्या है और डिफ्यूजन क्या है। ऑस्मोसिस क्या है ये चीज हम आपको बताए थे। अगर आपको याद नहीं हो तो थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पे जो चीज हम चर्चा कर रहे थे, बोले थे एक विशेष प्रकार का, एक स्पेशल टाइप का वाल का चर्चा कर रहे थे, जिसको हम लोग कह रहे थे एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन था जो सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देता था और सॉल्यूट को पास नहीं होने देता था। जैसे अगर चीनी का शरबत है तो चीनी को रोक लेता है और पानी को क्या होने देता है? पास होने देता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का हम एग्जांपल आपको दिए थे 2 तरह के, एक आर्टिफिशियल था और एक नेचुरल था। नेचुरल में एग मेम्ब्रेन बताए थे, सेल मेम्ब्रेन, पिल्स ऑफ ओनियन, पिग्स ब्लाडर, नहीं, ये सब चीज हम नेचुरल बताए थे जो भगवान के द्वारा बनाया गया है। और दूसरा हम लोग आर्टिफिशियल बताए थे, सिलिकेट ऑफ आयरन, निकेल, सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट के बारे में बताया था कि सबसे अधिक यूज में होता है वो। और इसके अलावा एक बहुत बढ़िया जो बेस्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बताए थे, कॉपर फेरो साइनाइड। क्लियर है? चलिए, और ऑस्मोसिस में हम बताए थे कि ये 2 अलग अलग सॉल्यूशन है। एक का कंसंट्रेशन C1 मान लेते हैं, दूसरे का कंसंट्रेशन C2। मतलब ये कंसंट्रेटेड अगर मान लें और ये कैसा मान लें? डाइल्यूट। मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट कम है, इसमें की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है? सॉल्यूट क्या है बाबू? कम है, डाइल्यूट है तो। और सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा है। और कंसंट्रेटेड की बात करें तो उसमें क्या होगा कि सॉल्यूट क्या है? ज्यादा है, और सॉल्वेंट कंपैरेटिवली देखा जाए तो क्या है? कम। ये दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है। एक का कंसंट्रेशन C1 मान लिए, दूसरे का कंसंट्रेशन क्या मान लिए? C2 मान लिए। और बीच में जो ये वाल लगा हुआ है, ये जो वाल आपको दिख रहा है बीच वाला, दिस इज सेमी परमिएबल वाल। सेमी परमिएबल वाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। ऐसा वाल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें तो ऐसा वाल, एक ऐसा मेम्ब्रेन जिससे सॉल्यूट पास नहीं हो, सिर्फ कौन पास हो? सॉल्वेंट पास हो। सॉल्यूट जहां से पास नहीं हो, सिर्फ कौन पास हो? सॉल्वेंट पास हो। तो ऐसे वॉल को हम लोग कहते हैं, ऐसे मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तब यहां से क्या होगा, क्योंकि सॉल्वेंट यहां पे ज्यादा है तो नेट मूवमेंट आप देखोगे कि सिर्फ यहाँ पे किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। सॉल्वेंट इधर से इधर आएगा, सॉल्यूट अगर जाना चाहेगा, ये सॉल्यूट है तो सॉल्यूट यहाँ पे नहीं जा पाएगा। तो इस ढंग का जो होगा इक्वलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन इस ढंग से इक्वल हो कि सिर्फ सॉल्वेंट इधर से उधर जाए, सॉल्यूट नहीं जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस।
इसको क्या बताए थे? ऑस्मोसिस। अब अगर दोनों पास हो, सॉल्यूट भी पास हो और सॉल्वेंट भी पास हो, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। इस घटना को क्या बोले थे? डिफ्यूजन। क्लियर? चलिए अब हम लोग आज समझने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आज ऑस्मोसिस हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को भी बहुत डिटेल बताए थे हम। एक चीज याद रखना, पिछले क्लास में भी बोले होंगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है उसका बढ़िया नाम हो सकता है सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। सेलेक्टेड चीजों को पास होने देता है और कुछ सेलेक्टेड चीजों को क्या कर देता है? रोक देता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ज्यादा अच्छा होगा सेलेक्टिव मेम्ब्रेन कहना, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको लिखा हुआ मिलेगा। शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, तो आप इसका जवाब दे सकते हो कि सर ऐसा मेम्ब्रेन जिससे सिर्फ सॉल्वेंट पास हो, सॉल्यूट पास नहीं हो, ऐसे मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी परमेबल। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो बड़ी ध्यान से समझना है इसको, बड़ी साधारण सा चीज है लेकिन है इंपॉर्टेंट। मैंने एक इस ढंग का बर्तन लिया है, ये, और ये बीच का जो वॉल है, ये देख रहे हो जिसको हम डीप कर रहे हैं, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो लगा हुआ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर? और इस साइड हमने क्या किया है, यहां पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया है? पिस्टन लगा दिया। पिस्टन समझ रहे हो ना? ये ऐसे दबाए पंप जो है आपके घर में जो हवा भरने के लिए यूज करते हैं, वो क्या है? पिस्टन है। तो उस ढंग का एक पिस्टन लगा हुआ है और इधर जो है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रखे हैं, कॉन्क सॉल्यूशन है, और इधर क्या है? डाइल्यूट। मतलब आप ये समझो, इधर भी चीनी का शरबत है, इधर भी चीनी का शरबत है। इधर जो शरबत है वो गाढ़ा है और इधर जो चीनी का शरबत है वो पतला शरबत। नहीं तो समय के साथ क्या होगा? ये पिस्टन फ्री है, समय के साथ क्या होगा कि ये दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। क्योंकि ये एकदम कंप्लीट वॉल नहीं है, ये वॉल जो दिख रहा है कंप्लीट वॉल नहीं है, दो अलग अलग बर्तन नहीं है, बीच में एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है। और ये मेम्ब्रेन कैसा है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट को अलाउ करेगा, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगा। तो इधर डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट है तो इधर सॉल्वेंट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट धीरे धीरे इधर से इधर आएगा, सॉल्वेंट इधर से इधर आएगा। ये जो मूवमेंट दिख रहा है ये किसका दिख रहा है बाबू? सॉल्वेंट। सॉल्यूट अगर जाना चाहे इधर से इधर या इधर से इधर, तो सॉल्यूट को ये जाने नहीं देगा, सॉल्यूट के मूवमेंट को क्या कर देगा? चेक कर देगा। अगर सॉल्यूट जाना चाहे इधर से, ये सॉल्यूट जाना चाह रहा है, दिस इज रेड कलर से मैंने सॉल्यूट को दिखाया है, तो ये देखो क्या है? चेक है, रुक गया है। दिस इज रेड कलर से मैंने क्या दिखाया है? सॉल्यूट। और ये कब तक होगा? अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सर ये सॉल्वेंट कब से कब तक इधर आएगा, तो सर तब तक आएगा जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो, ये तब तक आते रहे। इसी घटना को तो हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है
अगर कोई पूछे कि ऑस्मोसिस क्या है, तो आप कहोगे सर ये कंसंट्रेशन के इक्वल होने का तरीका है। कंसंट्रेशन के क्या होने का तरीका है? इक्वल होने का तरीका है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्यूट मूव नहीं करता है। यहां पे देखो सॉल्यूट मूव नहीं कर पा रहा है, क्रॉस का चिन्ह दिए हैं बीच में हम, सिर्फ कौन पार हो रहा है? सॉल्वेंट पार। ये कब तक होगा? तो तब तक होगा जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाए? इक्वल नहीं हो। अब आप ये सोचो कि सॉल्वेंट जब इधर से इधर आ रहा है तो क्यों आ रहा है? हमेशा जब भी कभी नेचुरल फ्लो होता है तो हायर टू लोअर होता है। हायर टू क्या होता है? लोअर। जैसे इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम लोग बात करें तो उसका फ्लो क्या होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वाटर फ्लो की बात करें, सॉल्वेंट के फ्लो की बात करें तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हमेशा सर टंकी से आपके बाथरूम में पानी आता है, कभी ऐसा नहीं होता है कि बाथरूम से पानी कहां चला जाए? टंकी को चला जाए। क्या खुद से ऐसा होता है क्या? सोचो, ऐसा होता है अगर बाथरूम में गए हैं स्नान उस्नान करने, ठीक है, नल खोले कि पानी है, तब तक पानी जो है बाल्टी में जो था वो भी सट से ऊपर था। नहीं तो ऐसा नहीं है। हमेशा फ्लो जो होता है, हीट का फ्लो क्या होता है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। करंट का फ्लो क्या होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सॉल्वेंट का फ्लो, लिक्विड का फ्लो क्या होगा? तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। एक चीज तो क्लियर हो गया सर कि यहां पे प्रेशर ज्यादा है और यहां पे प्रेशर क्या है? क्लियर है? क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि ये लिक्विड जब इधर से इधर आ रहा है, और कब तक आएगा? जब तक कि इन दोनों का प्रेशर, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो। मतलब क्लियर है कि हाँ, इस साइड डाइल्यूट वाले साइड का प्रेशर ज्यादा है और इधर वाले का प्रेशर क्या है? कम है। तब तो लिक्विड का फ्लो हो रहा है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। और ये कब तक होगा? जब तक कि दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं होगा। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है इन दोनों जो सॉल्यूशन है, एक डाइल्यूट है एक कॉन्क है, इन दोनों में जो प्रेशर डिफरेंस है इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर याद रखना बाबू, इसको डिनोट करते हैं हम लोग पाई से। अगर कोई पूछे कि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, तो हम कहेंगे ये प्रेशर डिफरेंस है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो प्रेशर डिफरेंस है जो कि ऑस्मोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई पूछे कि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, तो हम कहेंगे प्रेशर डिफरेंस, इट इज प्रेशर डिफरेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोसिस। प्रेशर डिफरेंस जो ऑस्मोसिस के लिए जिम्मेवार है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। डिनोट किससे करते हैं? तो डिनोट हम लोग इसको करते हैं पाई से। क्लियर है? अब आप देखो तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितना डिफरेंस, वही होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये पिस्टन जो है, ये इधर से इधर आना चाह रहा था, हमने क्या किया? पिस्टन को दबा के रखा है, दबाए हैं। भैया जब दबाएंगे तो इधर का प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब पिस्टन को दबाएंगे तो इधर का प्रेशर बढ़ेगा।
और तब तक दबाए हैं इसको जब तक कि लिक्विड इधर से इधर आ रहा था, तब तक दबा के रखे हैं कि अब लिक्विड इधर से इधर नहीं आए, क्योंकि इसका भी प्रेशर अगर हम बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, अब लिक्विड का फ्लो नहीं होगा। तो हमने को कितना प्रेशर लगाना पड़ा, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? दूसरा डिफिनेशन हम लोग ये दे सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर which is applied over concentrated solution to stop osmosis। भैया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग को कितना प्रेशर लगाना पड़ा ताकि ऑस्मोसिस क्या हो जाए, रुक जाए। इसी को तो कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और डिनोट किससे करते हैं, पाई से करते हैं। एक बार इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर एक बार आप ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ लिए तो सब कुछ खत्म। मैंने क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर का मैं दो डिफिनेशन दिया। पहला डिफिनेशन ये दिया कि प्रेशर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोसिस, वो प्रेशर डिफरेंस जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑस्मोसिस के लिए। क्योंकि आप देख रहे थे कि लिक्विड इधर से इधर आ रहा था, मतलब स्वाभाविक है कि इधर का प्रेशर ज्यादा होगा, इधर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो कितना ज्यादा प्रेशर का, कितना प्रेशर का डिफरेंस है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। बात नंबर 1। या कह सकते हैं ये कि भैया कंसंट्रेटेड की ओर आ रहा था डाइल्यूट, डाइल्यूट से जो सॉल्वेंट था किधर आ रहा था, कंसंट्रेटेड की ओर आ रहा था। मतलब इधर का प्रेशर कम होगा, इधर का प्रेशर ज्यादा होगा। क्योंकि तो बचपन से हम पढ़े हैं कि हमेशा लिक्विड का फ्लो हायर प्रेशर टू कहां होता है, लोअर प्रेशर। तो अब इधर हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर पिस्टन लगा के रखे थे, अब प्रेशर लगाए। प्रेशर लगाने के बाद देखिए कि कितना प्रेशर लगाने के बाद ये सॉल्वेंट का फ्लो रुक गया, मतलब ऑस्मोसिस रुक गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किससे करते हैं, तो हमारा जवाब होगा सर। क्लियर? अब देखो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दो तीन बातों पर डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दो तीन बातों पर डिपेंड करता है। पहला, पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है कैपिटल एम पे। कैपिटल एम बोले तो मोलालिटी की मोलारिटी, आप लोग बताओ। कैपिटल एम से किसको डिनोट करते हैं, मोलालिटी को कि मोलारिटी को, बताइए। कैपिटल एम से किसको डिनोट करते हैं, मोलालिटी को या मोलारिटी को? नहीं, मोलारिटी को। तो पाई जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मोलारिटी। मतलब सॉल्यूशन का मोलारिटी ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या चीज, ज्यादा। सॉल्यूशन का मोलारिटी कम तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या चीज, कम। और ये एम को हम लोग यहां पे कह देते हैं सी। जो मोलारिटी होता है उसी को हम लोग सी कह देते हैं। सी बोले तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। तो पाई अगर पूछे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा, पहला जवाब होगा कि सर मोलारिटी पे डिपेंड करता है, कैपिटल एम पे डिपेंड करता है। और कैपिटल एम को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, सी, इसको कंसंट्रेशन। मतलब याद रखना कि यहाँ पे सी जो दिख रहा है इट इज नथिंग, इट इज कंसंट्रेशन। सी जो है कंसंट्रेशन है और वो किसके बराबर है, मोलारिटी के बराबर। याद करो ये चैप्टर शुरू किए थे तो बताए थे कि मोलारिटी को ही हम लोग बाद में कंसंट्रेशन बोल देंगे कुछ देर तक।
दूसरा, ये पाई जो है वो ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टी। कैपिटल टी बोले तो टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या चीज ज्यादा, और टेम्परेचर कम तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या चीज कम। क्लियर है? पाई दो बातों पे देखिए डिपेंड करता है, पहला मोलारिटी और दूसरा क्या चीज टेम्परेचर। चाहे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इरेज करें, कि पाई जो है वो डिपेंड करता है सी पे और टी। भैया एम को ही हम लोग सी बताए थे ना, एम को ही सी बोले थे, तो एम पे और किस पे, टी पे, या फिर सी पे और टी पे, इसको लिख सकते हैं कि पाई ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे ध्यान रखेंगे बाबू, केल्विन में लेंगे, और यहाँ पे क्या कभी भी टेम्परेचर आपको पुट करना हो तो आप केल्विन में पुट करेंगे प्लीज। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, वो पाई इज इक्वल टू आर सी टी। पाई इज इक्वल टू आर सी टी, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है बाबू, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, याद रखना। आर क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, जो कि इक्वल होता है गैस कांस्टेंट के। ये ज्यादा पॉपुलर, सही मायने में आर जो था सॉल्यूशन कांस्टेंट था, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये आर किसके बराबर है, गैस कांस्टेंट के बराबर है। गैस कांस्टेंट पे अभी हम लोग चर्चा करें। तो पाई इक्वल टू हम लोग चाहें तो कह सकते हैं आर सी टी। अभी डॉक्टर के पास गए हो, दांत खराब हो गया हो तो दांत अगर बाय द वे थोड़ा बड़ा उसमें गड्ढा उड्ढा हो गया है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आरसीटी करा लीजिए। आरसीटी एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग कहते हैं रूट कैनाल थेरेपी। रूट कैनाल थेरेपी, क्लियर? आरसीटी। खैर वो नहीं है, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट, सी क्या है, कंसंट्रेशन, किसके बराबर होगा, मोलारिटी के बराबर, और टी क्या होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में लेना है हमको, केल्विन में लेना है। और पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। थोड़ा और आगे बढ़ जाए, देखो तो यहां पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू सीआरटी भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है सर। और सी एम के बराबर है, एम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि पाई इक्वल टू एन बाई भी आर टी। बाबू सी जो है, सी को हम लोग एम कह रहे थे, और एम जो होता है मोलारिटी, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय भी बोले तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस भी को इधर ले आओ, इधर हम लोग पाई भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन आर टी। सर ऐसा कभी पढ़े हैं क्या, पी भी इक्वल टू एन आर टी? हाँ सर, ये तो हम 9th 10th से पढ़े थे, पी भी इक्वल टू एन आर टी। कोई नया चीज है क्या, पी भी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे क्या हो गया, पाई भी इक्वल टू एन आर टी। पी जो है प्रेशर है गैस का, भी क्या है, वॉल्यूम है किसका, गैस का, एन नंबर ऑफ मोल, आर गैस कांस्टेंट, और टी क्या चीज, टेम्परेचर। यहां पे पाई की बात किया जाए तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई प्रेशर ही है, थोड़ा सा एक लगा देना है ऑस्मोटिक, क्योंकि ऑस्मोसिस है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी वॉल्यूम, ए नंबर ऑफ मोल, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट। आर क्या है,
सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन बराबर किसके होता है? गैस कांस्टेंट के, और टी क्या है? टेम्परेचर। तो पाई भी इक्वल टू क्या हो गया? एन आर टी। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं। सर एन नंबर ऑफ मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल निकालने का यही तरीका तो है, गिवन मास बाय मोलर मास। वी कैन राइट पाई भी इक्वल टू W बाई एम आर टी। क्लियर? ध्यान रखेंगे इस पाई भी इक्वल टू एन आर टी कैसे कैसे आया है एक बार आप देख लो। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था सी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टी के, बाद में कांस्टेंट ले आए, कांस्टेंट आर आया जिसको सॉल्यूशन कांस्टेंट कहे। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि सॉल्यूशन कांस्टेंट का वैल्यू किसके बराबर होता है? गैस कांस्टेंट को। यहां से कह सकते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी। सी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो लिख दिए पाई भी इक्वल टू एन आर टी, और पी भी उसी को पाई भी एनालोगस है। ये सॉल्यूशन के लिए हो गया, और ये किसके लिए? क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो वैल्यू पुट करना होगा, तो याद रखना बाबू, वॉल्यूम हमेशा आप लीटर में पुट करना। क्लियर? टी जो टेम्परेचर है वो केल्विन में पुट करना। एन तो खैर मोल है, मास उस ग्राम वगैरह में पुट करना। लेकिन जो आर के बहुत सारे गैस कांस्टेंट के 2-3 वैल्यू आप पढ़े होंगे, इसमें यहां पे हमेशा पुट करना 0.0821 0.0821 लीटर एटीएम एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन। हमेशा यही वैल्यू आप पुट करना। आर का वैल्यू जो है हमेशा पुट करना 0.0821। अब इतना पुट करने की भी जरूरत नहीं, 0.08 पुट कर दो काफी है। 0.0821 लीटर एटीएम, तो आपको प्रेशर एटीएम में आएगा। प्रेशर किस में आएगा? एटीएम में। और ये वॉल्यूम हमेशा किस में जाएगा? लीटर में। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, और एन जो हमेशा होगा किसमें? मोल। अब क्या होगा, कभी कभी दिक्कत होगा, इसको आप नोट कर लेंगे। कभी कभी प्रेशर का कोई और यूनिट दिया रहेगा, जैसे प्रेशर के बहुत सारे यूनिट होते हैं, बार, पास्कल, एमएम ऑफ एचजी, टॉर, समझ ना, किलो पास्कल। तो इन सब को आप घुमा फिरा के एटीएम में ले जाना। तरीका यही है कि सबको किस में ले जाना? एटीएम में। याद रखना बाबू कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ऐसा यूनिट है। 1 एटीएम किसके बराबर होता है? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 किसके? पास्कल के। या इसी को हम लोग पास्कल को और थोड़ा स्टैंडर्ड ढंग से लिखते हैं एसआई में 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1.01 बार भी लिख सकते हैं। 1 एटीएम इक्वल टू 1 बार, मोटे तौर पे 1 एटीएम इक्वल टू 1 बार। या फिर लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg, 1 एटीएम इक्वल टू लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं, काफी है, या फिर लिख सकते हैं टॉर में भी कन्वर्ट कर दे हम, इक्वल टू लिख सकते हैं 1 एटीएम इक्वल टू, ऐसा लिख दे 1 बार इक्वल टू, थोड़ा सा कम होता है, 1 बार इक्वल टू 0.987 एटीएम। लेकिन मोटे तौर पे याद रखेंगे आप कि 1 बार इज इक्वल टू 1 एटीएम। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। आर का वैल्यू जब पुट करोगे तो कभी कभी क्या होगा कि प्रेशर आपको पास्कल में दिया रहेगा, तो पास्कल को आप एटीएम में ले जाना। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया रहे तब भी एटीएम में ले जाना। बार में दिया रहे तब भी एटीएम में ले जाना। एमएम ऑफ एचजी में दिया रहे तब भी हमको किस में ले जाना है? एटीएम में ले जाना। क्लियर है? एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, ये फार्मूलाज वगैरह हो गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
थोड़ा एक आध दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इरेज करें। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट पाई फॉर 10% W by V solution of glucose at 27 डिग्री सेल्सियस। क्या निकालना है बाबू? पाई निकालना है, ऑस्मोटिक पाई। सॉल्यूशन कैसा है? 10% W by V। किसका सॉल्यूशन है? ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सबसे पहले तो ये 10% W by V को समझना होगा कि ये 10% W by V का मतलब क्या है। तो बाबू हम बताए हैं कि 10% W by V है, मतलब 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? ये बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके थे 10% W by V। तो 10 ग्राम सॉल्यूट है, इसमें 100 ml, तो 10 ग्राम सॉल्यूट के रूप में क्या है? ग्लूकोज। 10 ग्राम सॉल्यूट के रूप में क्या है? तो ग्लूकोज है। तो मास जो हम देखेंगे W इक्वल टू कितना है? 10 ग्राम। मोलिकुलर वेट M की बात करें तो ग्लूकोज के लिए कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल। आप सबको पता है कैसे निकालते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला, आप जानते हो, C6H12O6, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6। कैलकुलेशन कर लेना कितना आ जाएगा? 180 ग्राम पर मोल। चलिए, वॉल्यूम कितना है बाबू? 100 ml। तो क्या ml में छोड़ दें? नहीं, लीटर में करेंगे। तो 100 बाई 1000 लीटर। चलिए, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में छोड़ दें? नहीं, केल्विन में करेंगे। तो 27 प्लस 273 केल्विन बराबर हो जाएगा कितना? 300। अब देखो तो फॉर्मूला जानते हो, पाई इक्वल टू, ऐसा पढ़े थे ना, पाई भी इक्वल टू W बाई M R T। हमको पाई निकालना है, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? WRT बाई MV। पुट कर देंगे वैल्यू। देखना, याद रखना बाबू, यहाँ पे हम यूनिट नहीं रख रहे हैं। पाई आर वाला जो वैल्यू हम लोग कौन सा पुट करेंगे? 0.082 वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो पाई हमेशा ATM में आएगा। पाई किस में आएगा? ATM में। तो पाई इक्वल टू अगर हम लोग पुट करें तो क्या हो जाएगा? W के जगह पे कितना? 10, R के जगह पे 0.08। देखो यूनिट नहीं रख रहे हैं ना, तो जगह भी कम है, यूनिट रखोगे तो कट उठ के ATM ही आएगा। T के जगह पे कितना? 300 डिवाइडेड बाई M के जगह पे 180 और V के जगह पे 100/1000। सोल्व कर देंगे, पाई आ जाएगा। चलो थोड़ा यूनिट भी दिखाई देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर यूनिट कैसे आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे इरेज इसको कर, देखो ऑलरेडी आपको कट के आ जाएगा। पाई इक्वल टू 10 ग्राम था,
आर का वैल्यू हम लोग कितना रखे हैं 0.08 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इनटू 300 केल्विन बाय मोलिकुलर वेट कितना था 180 ग्राम मोल इनवर्स और वॉल्यूम कितना था 100 बाय 1000 लीटर। देखिए कैसे कटता है, ये मोल इनवर्स कट गया, ये केल्विन और ये क्या कट गया केल्विन इनवर्स कट गया, ये ग्राम और ग्राम कट गया, ये लीटर और लीटर कट गया, क्या बचा 80। मतलब अल्टीमेट आपका जो आंसर आएगा किसमें आएगा बाबू, सॉल्व कर लेना। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देखो आइसो का मतलब होता है सेम और टोनिक का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर या प्रेशर। जब भी कभी आइसो टर्म आ जाए, आइसो का मतलब होता है सेम और इक्वल, जैसे आइसो बार आइसोटोप, याद कीजिए आइसोटोनिक इक्वल, आइसोटोनिक इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक बोले तो क्या होगा इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दो या दो से अधिक सॉल्यूशन, टू और मोर देन टू सॉल्यूशन having equal osmotic pressure, two or more than two solution having equal osmotic pressure are called isotonic solution। दो या दो से अधिक सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन। याद करो यार, कभी कभी देखिएगा जब आपका तबीयत वगैरह खराब होता है, डॉक्टर साहब सुई देते हैं। अब सुई तो इधर सब ठीक ठाक है, कुछ सुई होते हैं जो पाउडर के फॉर्म में, और उसको ध्यान से आप पढ़ना। जो सुई होता है वो दो ढंग से दिया जा सकता है, वो डिस्क्रिप्शन में होता है आईएम और आईवी। आईएम और आईवी, अगर किसी इंजेक्शन पे लिखा हुआ आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर है, मांस में देना है, और आईवी है उसको भेन में देना है, इंट्रावेनस। और कुछ इंजेक्शन ऐसे भी होते हैं जो आईएम आईवी दोनों चलेंगे, इंट्रामस्कुलर भी होगा इंट्रावेनस भी होगा। लेकिन अगर पाउडर वाला सुई होगा तो देखिएगा उसमें बड़ी ध्यान से आप पढ़िएगा, लिखा हुआ होता है, काम श्योर कीजिएगा कि आईएम अगर देना है तो कितना एमएल पानी लेना है। पानी होता है ना जी, एक देखिएगा पाउडर होगा बगल में पानी भी रखा रहता है, पीने का नहीं रहता है, हाँ वो डाइल्यूट करने का। तो कितना मिलाना है, आईएम है तो देखिएगा कुछ और कि 2.8 ml मिलाइए, आईवी देना है तो 4.6 ml मिलाइए। अरे अलग अलग क्यों, आईएम देना है तो 2.8 ml, आईवी देना है तो 4.6। इसको देखिएगा सर, इसलिए क्योंकि मसल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ और होता है और वेन में जो है आरबीसी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ और होता है, और ये जो कंसंट्रेशन अगर गड़बड़ाया ना, हाँ गड़बड़ा जाएगा। देखिए सुने हो कभी सुई तो लिए थे, अब देखिए ना घाव हो गए। स्कूल क्यों नहीं आ रहा था जी, सर सुई लिए थे घाव हो गए।
ये ध्यान देना। देखिएगा आप घर में अगर पाउडर वाला सुई होगा उसको देखिएगा, लिखा होगा कि IM देना है तो कितना मिलाना है, IB देना है, और जब भी कभी सुई लेना तो देख लेना उतना मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है। क्लियर? क्या होगा सो सोचो, एज्यूम करते हैं कि ये सॉल्यूशन एक है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बाय द वे मान लेते हैं, ये दो सॉल्यूशन है यहाँ पे, चाहे ये आपका मसल्स है, आप समझिएगा, मसल्स है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ ना कुछ है, और हमने एक इंजेक्शन डाला यहां से कुछ ना कुछ डाला है। तो अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर का ज्यादा है, आपने जो डाइल्यूट डाला उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो क्या होगा, इसका प्रेशर कम इसका प्रेशर ज्यादा, मतलब यहां से वाटर निकल के इस लिक्विड में आएगा, यहाँ पे जो आप लिक्विड डाले, तो यहां पे जो सेल हैं वो सेल क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। अरे भैया अंगूर को नमक वाले पानी में डाल दो, अंगूर खरीदिए उसको नमक वाला नमक घोल के उसमें पानी में डाल दो, तो अंगूर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। यहां वही हुआ कि यहां का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था, ये आपने लिक्विड डाला उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम था, तो यहां से जो वाटर होगा निकल के इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तब क्या होगा, ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना, ये सेल सड़ने लगेंगे ना, ग्रेगरी हो जाएगा ना। अगर ये डाइल्यूट हुआ, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हुआ, तो क्या होगा, यहां से लिक्विड इस सेल में घुस जाएगा, और सेल में अगर बहुत ज्यादा घुस गया तब फिर क्या होगा, ये सेल फट जाएगा, तब भी दिक्कत है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल हमेशा हार्मफुल होगा। बहुत थोड़ा मोड़ा हुआ तब तो चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा हुआ तो ये क्या होगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, घाव हो जाएगा। इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को ध्यान में रखते हुए हम लोग जब भी कभी इंजेक्शन देते हैं तो कैसा होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए, मतलब दोनों चीजों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। याद कीजिए, जो आपको पानी डॉक्टर साहब चढ़ाते हैं 0.98% होता है NaCl, 98% NaCl पानी चढ़ाता है ना, 0.98% NaCl जो है आइसोटोनिक होता है ह्यूमन ब्लड के साथ। ह्यूमन ब्लड के साथ वो क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम या अधिक रहा तो आरबीसी आपके बर्बाद हो जाएंगे। याद रखना, आइसोटोनिक का एग्जांपल है दो सॉल्यूशन, किसको कहेंगे, तो दो सॉल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक का एग्जांपल है 0.98% NaCl विथ ह्यूमन ब्लड। सेलाइन वाटर जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप पानी चढ़ाते हैं डॉक्टर साहब, वो और आपका ब्लड दोनों आइसोटोनिक है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम। अब देखो ये तीन सॉल्यूशन ले लिए, अगर ये एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, चार सॉल्यूशन लिए ABCD। ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बाय द वे 10 है, इसका 20 है, इसका 20 है, इसका 30 है, तो बी और सी का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो कहेंगे कि आइसोटोनिक है, बी एंड सी आर आइसोटोनिक। बी और सी कैसा सॉल्यूशन हो गया, आइसोटोनिक। ए का कम है किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में, तो कहेंगे कि ए जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ए का ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका कम है उसको कहेंगे हाइपोटोनिक, और जिसका ज्यादा है हाइपरटोनिक। नहीं कहते यार, बात बात पे हाइपर हो जाता है, हाइपर होगा जी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक किसको कहेंगे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो। हाइपोटोनिक किसको कहेंगे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। और आइसोटोनिक किसको कहेंगे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। आइसोटोनिक आपसे पूछा जाता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो दो या दो से अधिक सॉल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, मतलब π1 शुड इक्वल टू π2। तो यह पाई बोले तो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, तो हम लोग कह देंगे कि सॉल्यूशन कैसा है, आइसोटोनिक। और ये भी जानते हो कि π1V1, अरे यार ऐसा पढ़े हो, पाई बी इक्वल टू CRT पढ़े हो क्या, या ऐसा भी तो कह सकते हैं कि पाई इक्वल टू C/B।
नहीं, गलती कर रहा हूं। पाई इक्वल टू सी आर टी होता है ना जी, तब तो लोग नहीं बोलते। पाई वन इक्वल टू क्या होना चाहिए, पाई टू, या फिर कह सकते हैं कि सी वन आर टी वन इज इक्वल टू सी टू आर टी टू। अब कहोगे सर आर वन आर टू क्यों नहीं रखे सर, सी वन सी टू रखे, टी वन टी टू रखे, आर वन आर टू के। अरे यार, आर जो है कांस्टेंट है ना, आर का तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यहाँ जो वैल्यू होगा वही वैल्यू चांद पे भी होगा, वही वैल्यू मंगल ग्रह पे भी होगा। तो आर वन टू का कोई मतलब नहीं है। सी वन टी वन कंसंट्रेशन अलग हो सकता है, टेम्परेचर अलग हो सकता है, क्लियर, इसलिए सी वन टी वन सी टू टी टू। याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो उसको क्या कहेंगे, आइसोटोनिक। और आइसोटोनिक होने के लिए क्या होना चाहिए, पाई वन इक्वल टू क्या चीज, पाई टू, या फिर कह सकते हैं सी वन आर टी वन इक्वल टू सी टू आर टी टू। आर आर कैंसिल हो गया तो कह सकते हैं कि सी वन टी वन इज इक्वल टू क्या चीज, सी टू टी टू। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक है, उसको आप कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आज इतना ही, हालांकि कुछ चीज बाकी रह गया जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस, तो अगले क्लास में उसको हम, थोड़ा सा टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस, हम लोग देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।